आदाब आदाब, स्वागत है आपका। जीना इसी का नाम है। इस एपिसोड, आज के एपिसोड की शुरुआत जो है, मैंने सोचा था कि मैं कुछ तरन्नुम में करूँगा, कुछ गा के, लेकिन फिर ख्याल आया कि जो आज के मेहमान हैं मुझसे थोड़ा सा अच्छा गा लेते हों शायद, तो वो गाने वाने का मौका जो मैं उनके हवाले कर दूँगा। और मैं आपसे एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। श्री गंगानगर राजस्थान में एक साहब रहते थे, अमर सिंह ढिम्मन जी, और उनकी साहिबा, जो उनकी बेगम साहिबा थी, सरदारनी बच्चन कौर। उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था जगमोहन, मतलब माता पिता ने नाम रखा जगमोहन। अब पहले जगमोहन के बारे में कुछ थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए। सरकते जाए है, combination of perfect balance, composure and positive energy. आहिस्ता आहिस्ता One of the sharpest years in this industry. रहा है, की आवाज ही तो एक दिलासा है, जो सहलाती है आपके दर्द। आहिस्ता सरकते जाए, अपनी शख्सियत के रंगों से संवारा है, इसे अपनी शख्सियत की तहदारियों से निखारा है, इसीलिए आज उनका फन आसमान का सितारा है। निदा फाजली साहब कह रहे थे कि उनका फन इसीलिए आसमान का सितारा है। आसमान के सितारे के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बिल्कुल ट्रू स्टोरी बताता हूँ। वो लड़का जो था ना जगमोहन, वो जगमोहन जब बहुत छोटे थे तो उनके यहाँ एक बड़ी बुजुर्ग शख्सियत तशरीफ लाई, जो उनके धार्मिक शख्सियत थी और बड़े बुजुर्ग काबिल लोग थे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इसका नाम जगमोहन नहीं होना चाहिए, इसका नाम जगजीत होना चाहिए। अब वो उन्होंने कैसे जान लिया होगा कि ये लड़का जगमोहन जो है वो सारे जग को इस तरह मोह लेगा कि सारे जग को जीत लेगा। ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। आप मेरी बात नहीं मानते, ठहरिए, हम सोनाली जी से मिलते हैं, फिर मैं आपको मिलाता हूँ जगमोहन से। सोनाली जी, वहाँ सारे सुर ताल वगैरह सब ठीक ठाक हैं आपके कमरे में? बिल्कुल सब कुछ फिट है। और आपने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने सच में सारे जग को जीत लिया है। इनकी आवाज़ का जादू सबको छू गया है। मैं तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनके बारे में शायद आप सबसे ज़्यादा जानने को उत्सुक हूँ। तो चले मिले आज के मेहमान से। भाई, सोनाली जी की उत्सुकता के बीच में मैं आने वाला कौन होता हूँ? मैं सीधे ही दावत देता हूँ जगजीत सिंह साहब को कि वो तशरीफ लाएं। जगजीत जी, एक तो आप मेरी बात की जो है गवाही दे दें, ताकि लोग ये ना समझें कि यूं ही मैं किस्से उड़ा रहा था। जो है ये बात सही है ना कि आपको जो है जगमोहन से जगजीत नाम रखने का एक बुजुर्ग ने जो है आपके वालिदैन को मशवरा दिया था। तो जगमोहन जी ने जगजीत होकर सारे जग को जीतने का सिलसिला कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, उसका हम अभी आपस में कुछ छोटा सा डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ झलकियाँ जगजीत साहब आपकी ज़िंदगी की यहाँ दें। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। जगजीत सिंह जी ने होठों से मुझे वाणी दी है, जो मेरा गीत शब्दों को उन्होंने अर्थ दिया है, बन जाओ वो भी उन्हीं का अर्थ है। मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। मैं उससे पहले सिर्फ आदाब कह के
वापस लौट जाना चाहता हूँ ताकि ये शाम बिल्कुल खराब न की जाए। बड़ी मस्ती में है, जगजीत बहुत अच्छा गा रहे हैं और इस वक्त में ये गजल जीत सिंह को न छेड़ा जाए तो बेहतर है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। मैं उनका फैन रहा हूँ। कभी भीड़ भाड़ में सुनने के लिए जाता था। हो, ना जन्म का हो बंधन। जगजीत साहब, आपके घर में किसी और को भी गायकी से कोई ताल्लुक था या गाने बजाने का शौक था? शौक तो तकरीबन सबको है घर में, और थोड़ा बहुत सब गा भी लेते हैं, लेकिन सीरियसली किसी ने लिया नहीं। बट आपके वालिदैन में किसी को ये शौक नहीं, हमारे तो डैडी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और दिलरुबा बजाते थे। अच्छा। गवर्नमेंट सर्वेंट थे, पीडब्ल्यूडी में थे, तो खाली वक्त पे शौक पूरा करते थे। तो वो जो उनका अधूरा रह गया ना, वो उन्होंने सोचा, मैं ये सोचता हूँ कि इसमें पूरा किया जाए, बच्चे को सिखाया जाए। जगजीत साहब जो है गज़ल के माहिर गायक हैं, और गज़ल में जिस तरह हम जानते हैं कि भाई दो मिसरे हों तब जाके शेर बराबर बाकायदा होता है, तो मैं दूसरे मिसरे को जो है ज़्यादा देर से ना बुलाऊं, मैं फ़ौरन ही दावत दूं चित्रा जी को कि वो तशरीफ़ लाएं स्टेज। नमस्कार। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। चित्रा जी, आपकी और जगजीत जी की मुलाकात कब से है? मतलब पहले, सबसे पहले आप कब आपने इनको देखा या इन्होंने आपको देखा? पहले मैंने इनको देखा। अच्छा। मैंने इनको देखा और ये जानते नहीं थे कि मैं देख रही हूँ। हाँ, छुप छुप के देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, छुप छुप के मतलब ये है दैट ही वाज सिंगिंग, हमारे नेबर्स के घर में जी गाना गा रहे थे जी। तो गाते गाते उठ के जनाब थोड़ा बालकनी में आए थे, तो मैं अपनी बालकनी में खड़ी होके थोड़ी सुन रही थी गाना उनके घर पे जो चल रहा था। तो ये उठ के आए तो मैंने देखा एक बड़ा टाइट पैंट, टाइट एकदम फटने वाले तो ज़माने का स्टाइल था। वाइट पैंट्स, वाइट शर्ट। एक आदमी आया, बालकनी में थोड़ा घूम के चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज टोल्ड कि एक लड़का आया है, बड़ा अच्छा गाता है, क्या आवाज़ है, ये है वो है। लेकिन मैंने उस वक्त नहीं देखा क्योंकि मैं इधर उधर नहीं देखता था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे वो टेप सुनाया गया जो रात को ये गा रहे थे, क्या आवाज़ है। मैंने सुना, मैंने कहा तो भाई ये कोई आवाज़ है। बोले ये कोई आवाज़ है? इनका ये था। काफ़ी बाद में, आफ्टर आई थिंक 2-3 years, एक गाने के रिहर्सल के सिलसिले में पहली बार मुलाकात हुई। तो नाम जैसे कि हमें बताया गया कि एक नया सिंगर है वो आने वाला है, उसका नाम है जगजीत सिंह। देन द पेनी फेल, यू नो, आई सेड ओके, ये बालकनी में चक्कर लगा रहे थे वो। देन ही केम एंड आई हैपेंड टू ओपन द डोर, और जब दरवाज़ा खोला मैं एक आदमी यूं खड़ा होके सो रहा है। हाँ, सो रहा है। मतलब ये कब से आपके दर पे पड़े हुए थे, आपने दरवाजा खोला ही, आपकी चित्रा जी गजब करती है। मैं हॉस्टल में रहता था उन दिनों में, उसका नाम भी शेर पंजाब हॉस्टल था, तो अगरी पड़ा है एक जगह। जी हाँ जी हाँ, मैं बहुत करीब रहता था वहाँ। तो वहाँ हम जब किसी लड़की को देखते थे नंबर देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ सब बैचलर रहते थे, वहाँ की खुराक में बड़ी तासीर। तो इनको हमने 10 में से 9 नंबर दिए। एक नंबर काटा क्यों, ये पूछिए। नहीं, 10 में से 10 तो देने नहीं चाहिए किसी को भी, कुछ ना कुछ तो चाहे वो डिजर्विंग हो। हाँ, हाथ में रखना चाहिए। दैट्स अ पंजाबी थियरी, यू नो, किसी को पूरी तारीफ नहीं करो किसी की। मैं तो वो एक नंबर की वजह से हम अभी तक झेल रहे हैं। उन दिनों में आपसे भी मुलाकात हो चुकी है। जी हाँ जी हाँ जी। तो जिंगल वगैरह बहुत होते थे। जी हाँ जी हाँ। नया नया विविध भारती शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रिकॉर्डिंग में ये भी जिंगल गाती थी, हम भी गाते थे, कहीं ना कहीं मिल जाते थे। और एक बार मिलना शुरू हो जाए फिर तो आगे पंजाबी रास्ता निकाल ही लेता है कोई ना कोई। ये सब शेर पंजाब की खुराक जो है ना, ये तरह तरह से असर दिखाती है। तो देन जो है शेर पंजाब का सब पराठा वराठा खा के जगजीत जी जो मेरे घर पे आके खाना खाता था। फिर तो इनका बंगाली मच्छी भी खाना शुरू कर दिया। जी जी जी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। और ओवर ईटिंग हो जाती थी कई बार, क्योंकि वहाँ खा के आते थे। फिर नहीं, इनका हाथ बड़ा अच्छा है खाने में। खाने में भी कहीं तो तारीफ की। खाने में बहुत अच्छा है।
अच्छा, खाने में कितने नंबर दिए आपने इनको? 10 के 10। 10 के 10 जी। स्पोकन लाइक अ ट्रू पंजाबी चित्रा जी। इसी सिलसिले की कड़ी जो है, आपके भाई साहब भी हैं, करतार साहब, मैं उनको भी दावत देता हूँ कि वो भी जगदीश साहब कह रहे थे कि आप भी गाने वाने का थोड़ा बहुत शौक तो रखते ही। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। मतलब जगजीत साहब से थोड़ा या जगजीत साहब से ज्यादा? इनसे थोड़ा। इनसे थोड़ा कम। जगजीत साहब जो है, आपके घर में जब आपको याद होगा बचपन में जो है गाना वाना गाया करते थे, ये तो मतलब आपको ऐसा था बड़ा भाई इतना अच्छा गाता है, चलो मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। नहीं, उन दिनों में इतनी समझ नहीं थी जी। बहुत छोटा था मैं, गाने वाने की इतनी समझ नहीं थी, पर अच्छा लगता था। Are you thinking of taking up singing more seriously? नहीं, अब सुनने में ज्यादा मजा आता। जगजीत साहब को सुनने वाले में जाएंगे, सब गाने लग जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँ सर? तो कभी कभी आपको इनको भी सुन लेना चाहिए। हाँ, आप गाते ही रहेंगे तो इनसे सुनते हैं, सीखते हैं। अच्छा, और कुछ चित्रा जी को तो सुनते ही होंगे। इनको तो सुबह 6-7 बजे सुनना शुरू करते हैं, रात को 12 बजे तक। और खूब सुर में होता है। ओहो, सुर बदलता है। और इतनी कभी कवाली, कभी ख्याल, कभी ठुमरी, तरह तरह की राग रागनी के दरबार है, तरह तरह की। कुछ तस्वीरें देखते हैं सर यहाँ जगजीत साहब से जुड़ी हुई। अरे अभी इसमें पहचानिए मैं कौन? ये हमारे डैडी, ये परिवार है हमारा। जगजीत जी को हम साथ लेकर और काफी सफर तय करने वाले हैं, लेकिन जरा रुक के दम ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है का ये एपिसोड और उसका ये हिस्सा, और हम सुर से सुर मिला रहे हैं जगजीत सिंह साहब के साथ। गज़ल गायकी जो है या इस किस्म का सीरियस गाना जो है, वो बग़ैर ट्रेनिंग के, बग़ैर रियाज के और बड़ी लगन और तपस्या के मुमकिन नहीं। जमाल खान साहब से आपने बाकायदा ट्रेनिंग? हाँ, बाकायदा। वो घर पे आते थे और 2-3 घंटे हम बैठते थे उनके साथ, और संडे वाले दिन तो सारा दिन बैठते थे कई बार। और उसके बाद फिर मैं जब डीएवी कॉलेज चला गया था, जलंधर हॉस्टल में था, फिर छुट्टियों में जब आता था तो 2-3 महीने कंटिन्यूसली खान साहब से जुड़ी हुई एक शख्सियत को मैं दावत देना चाहता हूँ आपसे, आप मिलके खुश होंगे। प्लीज तशरीफ लाएं। अरे अरे यासीन भाई। अच्छा, जिस तरह जगजीत साहब मिले यासीन खान साहब से, मैं चाहता हूँ जगजीत साहब ही इनका परिचय भी दें। यासीन वैसे मेरी उम्र के ही हैं, समझिए 1-2 साल बड़े होंगे। 16 महीने छोटा हूँ इनसे। 16 महीने छोटे हो? गिन के पूरे होने नहीं, दिन भी याद होंगे सर। हाँ जी, दिन तो भी। मैं इनके वालिद से गाना सीखा है मैंने, और ये भी खुद भी गाते हैं बहुत अच्छा। यासीन साहब, आप और जगजीत साहब एक साथ सीखा करते थे खान साहब से? नहीं सर, मुझे तो शौक ही नहीं था, और मेरे डैडी मुझे बहुत डांटते थे, कहते थे ये नालायक है, ये गाना नहीं सीखना चाहता। और इनको शौक तो था ही, लेकिन इनके वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक जी। तो बस उन्हीं की दुआएं हैं, उन्हीं की मेहरबानी। लेकिन हम बहुत बैठते थे, साथ में बैठते साथ थे। बहुत रहते थे। मैं हलवा खाने जाता था इनके घर, मूंग की दाल का हलवा बनता था, तो मैं भी सवेरे भाग लेता था कि हलवा खा के आऊँगा। तो वो जब सिखाते थे तो मुझे भी याद हो जाता कई था। बार शाम को जो हम घर से निकलते थे, हमारी मदर कहती थी कि ये सामान लेके आओ, जाओ। तो साइकिल पे हम जाते थे, तो सामान की लिस्ट थी, उसमें समझो 30 रुपए का सामान है, तो उसमें से किसी न किसी तरह झोल-झाल करके 5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए बचा लेते। तो वो एक दुकान थी वहाँ पे, गुलाब जामुन बड़े अच्छे बनते थे। जी जी जी। तो हम दोनों बैठ के गुलाब जामुन खाते थे। ये जिस का जिक्र आपने अभी कुछ देर पहले किया था जलंधर का, मैं उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि वहाँ की यादें आपको जरा ताज़ा कर दूँ। ये तो कुछ बदल गया लगता है। हाँ, ये है। ये दौलत भी ले लो, अरे वाह, ये अभी कौन यकीन करेगा मेरी फोटो है?
भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अच्छा, उस जमाने के आपके एक दोस्त है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस पर्दे पर। ऐसा जगजीत जिसका नाम आज दुनिया में है, और जहाँ पे आपका नाम आता है मेरा सिर भी ऊंचा हो जाता है। क्यों कि वो दिन मुझे याद है बचपन के, मेरे आप बड़े भाई के जब मित्र थे, उसके बाद पारिवारिक मेंबर बने, तो आज वही मेंबर बड़े भाई के समान मेरा भाई है। मुझे वो भी दिन याद है आपके जो ड्रामा मंच पर चलता था अम्मा जी, मुझे वो भी क्रिकेट का मैदान याद है आपके लिए। मेरा ख्याल लोगों को इन बातों का नहीं पता। आप जानते हैं? जी हाँ, जी हाँ। इकबाल सिंह जी को वैसे भी इकबाल सिंह जी थे मेंबर पार्लियामेंट हैं, अभी भी हैं शायद। जी। और मेरे से जूनियर थे कॉलेज में। अपने कॉलेज में मैं इनको लेके आया था। ये खालसा कॉलेज में थे जलंधर में, तो मैं इनको डीवी कॉलेज में लेके आया क्योंकि ये तबला बजाते थे। अच्छा। ताकि हमारी टीम बन जाएगी फिर। और वो जो अम्मा जी का नाम लिया ना, वो तो जी ड्रामा था उनका गर्ल्स कॉलेज का। जी। तो उसमें जो हीरोइन थी यार, वो अभी यहाँ जैसा जी, मतलब जरा सा आप सुनना मत जी। हम माफी के साथ हम अर्ज करते हैं। जी, मैंने माफी मांगी। तो माफी मांग ली ना, तो वो हमारी वीकनेस थी थोड़ी सी, वो रेफरेंस वही दे रहे हैं। जी 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 जी। बाकी आगे समझ जाइए आप। अच्छा, लेकिन वीकनेस का नाम अम्मा जी क्यों था, ये जरा मैं जरा इसकी तफसील जरा, अम्मा जी क्यों था भाई? सब ऐसा है कि औरत में जो अम्मा का रूप है ना, वो सबसे बड़ा रूप है जी। और जितना अम्मा से प्यार मिलता है जी, और किसी से मिलता नहीं जी। तो बेस्ट है कि हर औरत को अम्मा ही बोला जाए, चाहे वो बीवी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई हो। सर, होते होते फिर आप जो है बम्बई पहुंचे। 19 मार्च 1965 को पठानकोट एक्सप्रेस एक गाड़ी है जी, 3 दिन में पहुंचती है जी। उसमें गाड़ी में बैठा मैं जी, और गाते गाते यहाँ पहुंच गए और तानपुरे बाजे लेके सीधा बम्बई आ गया था। फिर हमने वर्ली में एक रूम लिया, भाड़े पे, किराए पे लिया, लेकिन आधा आधा, एक आदमी और था और एक मैं, दो बेड थे। वहाँ थोड़े दिन रुके, तो एक दिन रात को वापस आए तो हमारा सामान बाहर पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने ढूंढा अपने पार्टनर को, तो वो 10 साढ़े 10 बजे खाना वाना खा के आ रहा है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, तुम मेरा सामान क्यों बाहर है? बोलता मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरा भी बाहर है, मैं भी निकल गया हूँ। क्योंकि वो खुद भाड़े वाला था, उसने आगे मेरे को भाड़े पे रखा, तो मालिक कोई और था। फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर रात को हम फिर ये शेर पंजाब हॉस्टल आया ना काम, फिर सीधे हम गए शेर पंजाब हॉस्टल में। और वहाँ पे क्या है, एक रूम होता है बड़ा सारा और बाथरूम ये नहाने के लिए अंदर है, लेकिन टॉयलेट बाहर है जी, कॉमन जी। और 4 कॉर्नर हैं तो 4 बेड है और एक बेड का जो भाड़ा है वो 35 रुपए पर महीना उस जमाने में था। उस जमाने में तो वो हमने ले लिए। एक बेड कॉर्नर उसको मिल गया, एक मेरे मिल गया। फिर वो भी कहीं चला गया, नौकरी वोकरी करता था। हम वहाँ टिके रहे 2-3 साल और वहाँ फैसिलिटी इतनी थी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप ऊपर से आवाज लगाओ, अरे 2 कप चाय भेज, 2 मिनट में चाय आ गया। एक थाली भेज, थाली आ गई। मतलब आप ये सोचिए कि ताज में ज्यादा देर लगेगी सर्विस में, वो शेर पंजाब वाला जल्दी फटाफट आएगा। फास्टेस्ट रूम सर्विस। सुबह से सब कुछ बना के रखा हुआ है, जैसे आवाज आई माला ऊपर लेके आ गया। तो आपका गुजर बसर कैसे होता था? हरदमन लड़का था एक, हरदमन सिंह भोगल, लुधियाने में। एक्चुअली उसी का हाथ है मुझे बॉम्बे भेजने का, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा हो, तो बॉम्बे जा, बॉम्बे जा, बॉम्बे जा। तो जब पैसे खत्म होने लगे, फिर मैंने उसको भाई मैं बॉम्बे तो आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, वापस आऊँ क्या? कहता नहीं तो इधर ही रहे। तो उसने मुझे कुछ 6-7 महीने 200 रुपये महीना वहाँ से भेजता था मुझे।
और फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया, जिंगल शुरू हो गए हैं जी, कुछ प्रोग्राम शुरू हो गए, बॉम्बे में कुछ इंट्रोडक्शंस मिल गई। एक बैरीज रेस्टोरेंट था वहाँ पे, हाँ वहाँ एक लड़का काम करता था, उसने एक सर्कल में हमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जितनी रात को पार्टी होती थी, जगजीत सिंह बहुत बिजी हो गया रात को, हर पार्टी में खाना फ्री हो गया। हाँ जी, गाना वाना गाओ, ऊपर से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे कर। और उन दिनों में मैं 3 पीस सूट सिलवाया मैंने, उन दिनों में 3 पीस सूट पहन के रोज उसको प्रेस अपने आप करके 3 पीस में गाता था बैठ के। और मुझे याद है कि आप सेंट जेवियर्स कॉलेज भी आया करते थे। हाँ वहाँ, हाँ सेंट जेवियर में तो काफ़ी, वहाँ आने का मतलब था ये कि एक तो वहाँ श्रुति मंडल करके संगीत मंडल करके संस्था है। अभी तो जेवियर के हैं। जी जी हाँ जी, और संगीत मंडल का भी, संगीत मंडल के है ना। हाँ, तो मुझे इंट्रोड्यूस किया था जो ने, जोगिंदर को खुद को खाने का शौक था, गाने का शौक था, तो वो मेरे को ले गया था। तो बाबू, अब हेमंत दा का बेटा, जी 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 जी, बाबू वाज देयर, विनोद वाज देयर, विनोद मेहरा, तो ये शबाना भी थी जी। अच्छा, तो ये सर्कल में वहाँ, फिर वहाँ कैंटीन में बैठना, गाना वाना गाना, फिर रात को कहीं बैठना, तो वो उस सिलसिले में वहाँ जाते थे। मैं एक किसी को बुलाता हूँ उस जमाने के, आइए साहब जरा। मैं ये बता दूं कि जोगिंदर मेरे भी दोस्त हैं, अगर से मुझसे महीना 2 महीना सीनियर थे, लेकिन मेरे दोस्त 1 साल 2 साल सीनियर थे। तभी आपने इनको पकड़ा है। हाँ। तो ये जेवियर्स के दिनों की बातें कर रहे थे, जब ये जेवियर्स में आते थे और संगीत मंडल में गाया करते थे। आई रिमेंबर दैट व्हेन ही यूज्ड टू कम टू सेंट जेवियर्स कॉलेज, तो वहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे उनको इनकरेज करना, उनको हेल्प करना, तो ये तो इनकी खूबियत थी कि सबको बहुत बहुत हौसला अफजाई देनी। तो ही वॉज ऑलवेज देयर। संगीत मंडल के अंदर जो शोज हमारे होते थे उनके अंदर ही वॉज वन ऑफ द पिलर्स टू बैक अप एवरीबॉडी, इनकरेज एवरीबॉडी टू सिंग। जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत सारी मजेदार बातें हैं जगजीत जी के आगे के सफर की। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक। अब मेरे साथ है निदा फासली, जिनके शब्दों ने बहुत से गीतों गजलों को सजाया है। आप आज जगजीत साहब के लिए एक शेर पढ़ते हैं। दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। वेलकम बैक। जगजीत सिंह जी से हम बातें कर रहे हैं और जगजीत साहब पहुंच चुके हैं मुंबई। होते होते जो है लाजमी था कि ही विल हैव अ वेरी बिग करियर इन फिल्म्स। तो इससे पहले कि हम उस फेज़ की बातें करें, मैं चाहता हूं कि फिल्म की दुनिया से जुड़े हुए उनके एक बहुत बड़े फ़ैन का एक मैसेज हम पहले पर्दे पर सुन लें। एक ख़ास बात जो मैं वाजे करना चाहता हूँ लोगों के लिए ख़ास तौर पे, वो ये है कि वो बला का कंपोज़र है। कंपोज़र बहुत अच्छा है, क्योंकि वही गज़लें और बहुत से लोगों ने गाई हैं और बहुत तरह से गाई हैं, लेकिन जो वो अपने गज़ल को वो थापी दे दे के या तबले पे जब उसे सेट करता है, उस वक्त देखने की चीज़ है कि ये कितने ताल में उसको तब्दील करता है, कितनी दफ़ा उसको उसकी पोशाक बदलता है गज़ल की। अब वो वही लोग जानते हैं जिन्होंने उसके साथ कंपोज करते हुए जो उसके साथ बैठे हैं। और ये वर्सटैलिटी जगजीत की एक बहुत बड़ी है, बहुत कमाल की है। ख़ासतौर पर मिर्ज़ा गालिब में जब मैं जगजीत के साथ काम कर रहा था, उस दौरान मैं जानता हूँ कि वो किस तरह से गज़ल कैसे उसके पास आके करवट लिया करती थी, कई तरह से उसकी रेंडरिंग कर लेते और हर बार जी चाहता था कि यही रेंडरिंग बस यही रख लिया जाए, लेकिन क्योंकि उसके सामने एक सिचुएशन थी और उसके सामने एक ख़ास कहानी रेंडर हो रही थी गालिब की, तो उसका चुनाव वो खुद करता था, जो बड़ा खूबसूरत था। मैं कहूँ कि गालिब में 2 अशख़ास हैं, 2 लोग हैं जिनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है गालिब बनाने में। गालिब के अलावा एक जगजीत हैं और एक नसीरुद्दीन शाह।
गुलजार साहब तो खैर आपके फ़ैन हैं, वो कह ही रहे थे और बता रहे थे कि आप मैं इसकी ज़रा पैरवी करवा लूँ जो है ऐसे सोर्स से जहाँ से गलत तारीफ़ होने की उम्मीद ज़रा कम है। चित्रा जी, गुलजार साहब कह रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी गुड सिंगर, जगजीत साहब इज़ अ वेरी कम्पिटेंट कंपोज़र। तो आपका चूँकि म्यूज़िक में और ज़िंदगी में बहुत करीबी साथ रहा है, तो आपका क्या ख्याल है? इज़ ही गिवन टू composition as well? When I started meeting him and started listening to his compositions, बैठ के सुनाता था, मेरे को impress करता था शायद। तो उन दिनों I felt कि this is a marvelous composer. Then धीरे-धीरे his voice grew on me. Okay, but I think even today I would say he is a better composer than a singer. But again, I'll have to go back on my words because today the way he is singing, I think they're at par. Really? Yes. सर देखिए, बराबर सिखा के लाया घर से, देखो पुराने सब वही बोला है। प्लीज तशरीफ लाएं निदा फाजली साहब। निदा फाजली साहब ने और जगजीत साहब ने बहुत सारा काम एक साथ किया है। जगजीत साहब के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी गज़ल और जगजीत सिंह की आवाज़ का रिश्ता बहुत पुराना है। ये उन दिनों की बात है कि जब गालिब जवान होते थे। मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है जी कि इस धरती पर आकर सबका अपना कुछ खो जाता है। जी इस धरती पर आकर सबका अपना कुछ खो जाता है, कुछ रोते हैं, कुछ इस गम से अपनी गज़ल सजाते हैं। जिन जिन से रिश्ता मतलब माइक के उस तरफ बनाते हैं वो तो हम जानते ही हैं, हम ऑडियंस और इनके शहदाई हैं, फैंस हैं, वो तो जानते ही हैं। लेकिन माइक के इस तरफ भी जो इनके साथ बैठते हैं उनसे भी इनका बड़ा अच्छा रिश्ता है। नहीं फारूक साहब, एक बात और भी है जी हुजूर फरमाएं कि ऑडियंस से रिश्ता बनाने से पहले आपको अपने आप से रिश्ता बनाना पड़ता है। वेरी करेक्ट। वो सबसे ज़रूरी है। जो मैं मसाला बेच रहा हूँ या जो चूरन बेच रहा हूँ, वो क्या चूरन है मुझे खुद मालूम होना चाहिए। मैं जो गा रहा हूँ वो मेरी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं एंजॉय कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरी इन्वॉल्वमेंट कितनी है उसमें, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ आएगी। आपकी चूरन कितनी अच्छी आपके आपको ग्रुप में खुद मालूम बिकती होना है उसकी बिकती है, उसकी एक मैसेज यहाँ भी सुनते हैं। नमस्कार भाई साहब, मैं जगजीत साहब को भाई साहब भी संबोधित करता हूं और मैं मानता हूं कि ये संपूर्ण गायक हैं, न केवल गज़ल, शास्त्रीय संगीत के भी बड़े अच्छे ज्ञाता हैं ये। और मेरा सौभाग्य है कि मैं कई वर्षों से इनके साथ हूं। जिस तरह से ये गज़ल पेश करते हैं, चाहे वो पंजाबी ढाई दिन जवानी नाल हो, चाहे शास्त्रीय संगीत की एक बंदिश, सबके साथ बड़े क्या कहना चाहिए कि बड़ी ईमानदारी से उसको निभा करते हैं और अच्छे नए कलाकारों को भी चांस देते हैं। उन्होंने मुझे एज एन अरेंजर ब्रेक दिया और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी और इतना फेथ किया मेरे ऊपर। इतना बोलूँगा कि आज मैं जो बॉम्बे में भी हूँ और जो मेरी जो पहचान भी है, ओनली बिकॉज ऑफ हिम। पहली बार मैं जब आपके साथ स्टेज पे बैठा था, शायद आपको याद नहीं, दिल्ली में, तो दूसरे दिन एयरपोर्ट पे आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी। ये बोला था कि एंक्शस होके मत बजाना या संभल के मत बजाना, क्योंकि गलती सभी करते हैं। और वो सेंटेंस आज भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्वरूप बना हुआ है। जगजीत साहब के एक साथी कह रहे थे, उन्होंने कहा था, मशवरा दिया था, बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी कि कोई चीज़ एंग्शियस होके मत करना,
तो मैं बगैर एंशियस हुए कहता हूँ ब्रेक। बैक से मेरे साथ हैं मगन सिंह जी, जिनका ताल्लुक जगजीत साहब की दूसरी आशिकी से है। वो क्या है? हाँ, जगजीत हैज अनदर पैशन, दूसरा लव है, एंड आई एम श्योर चित्रा जी एतराज नहीं करेंगे इस लव से। और ये क्या है थोड़ी सी देर में मालूम हो जाएगा। जगजीत साहब ने कहा था एंशियसली नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग एंशियसली वापस ब्रेक के बाद लौटे। हम एंशियस है कि जगजीत साहब से और बातें करें। सर आप क्या एंशियस होने की बात देखिए, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारी क्रिकेट टीम जब भी एंशियस होकर खेलती हार जाती है। तो एंशियस नहीं होना चाहिए। डू योर नेचुरल वे में जो आप करते हो वो करिए। चित्रा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, चित्रा जी कंपोजर भी हैं, को परफॉर्मर भी हैं, आपके शौहर भी हैं। हाउ डू यू फाइंड जगजीत साहब टू परफॉर्म विथ? Well, to start with, I will say one thing. I don't think I could have ever performed on stage without being next to him. इसकी क्या वजह? आप तो खुद माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं। नहीं, वो तो बहुत अच्छा गाने की और बात है, but stage performance is something else. When 10,000 people are staring at you, looking at your face, and are, God knows what their expectations are, you know. I am a very nervous person, basically. तो मैं स्टेज पे बैठा बैठा गाने के बोल भूल जाती हूँ, ट्यून भूल जाती हूँ, ताल भूल जाती हूँ. All these things have happened to me. But he had been the anchor, you know. He would not allow anyone to understand that anything has gone wrong here on this side, you know. He would immediately take up from there and give me my time to get my composure back and then come back. जगजीत साहब की पर्सनालिटी के कई पहलू हैं और ये कहना मुश्किल है कि कौन सा पहलू ज़्यादा रंगीन है। एक पहलू जो कम लोग जानते हैं लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे जुड़े हुए जो है एक साहब है, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं, या क्यों ना हम पहले उसके बारे में कुछ देख लें। This is a surprise, real surprise for him. He doesn't know about this. नमस्कार जगुदा, ये आपकी घोड़ी डिफरेंट स्ट्रोक्स है और आपने जिस आपकी कैसेट से जो नाम दिया है, एंड आई होप शी लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस. आप शी डज एज वेल एज योर कैसेट हैज डन, एंड जगुदा हैज बीन नेमिंग मोस्ट ऑफ हिज, ज़्यादातर उनके घोड़ियों का नाम उनके कैसेट्स पर, उनके एल्बम्स पर है, जैसे डिफरेंट स्ट्रोक्स, ब्लैक मैजिक. गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल. अंग्रेजी में कहावत है कि रेसिंग इज अ स्पोर्ट ऑफ किंग्स, एंड दैट इज द रीजन यू आर डूइंग वेल, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर किंग ऑफ गजल्स. मगन साहब जी, आप क्या तशरीफ लाना पसंद करेंगे या फिर मतलब पैदल चल के आएंगे, घोड़े पे आएंगे, क्या? आई लीव द चॉइस टू यू. आपकी और जगजीत सिंह जी की दुनिया जो है बज़ाहिर बिल्कुल अलग है. कहाँ तो एक रेसिंग और हॉर्स ब्रीडिंग और ट्रेनिंग, कहाँ पेटी बाजा तबला सारंगी गायकी गालिब वगैरह वगैरह वगैरह. ये आपकी मुलाकात कैसे हुई? इनके डैडी जॉकी थे उन दिनों में जी, पुरतू सिंह जी उनका नाम जी, बहुत मशहूर जॉकी थे जी. हाँ, तो उनके यहाँ जाया करते थे टिप लेने. तो वहाँ ये मैं एक छोटा बच्चा देखता था चड्डी में, उस वक्त स्कूल में थे, ये चौथी पांचवी क्लास में थे. मैं उस वक्त से इनको जानता हूँ. तो फिर बीच में मैंने छोड़ दी थी रेसिंग, क्योंकि वो चित्रा जी गुस्से हो गई कि रेसिंग बंद करा रही है, सीरियसली म्यूजिक को लो. जी, आप सीरियसली रेसिंग को लेने लगे. हाँ, फिर छोड़ दी, फिर उसके बाद सीरियसली रेसिंग को ली. पहले मैं आई वॉज ओनली पंटर, स्मॉल पंटर. फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये मगन जी आए घर पे, डैडी को लाइसेंस मिल गया था इनका, ट्रेनिंग का लाइसेंस. तो ट्रेनिंग के लिए फिर ओनर भी तो चाहिए ना घोड़े. तो फिर हमने किसी ने क्वार्टर शेयर, किसी ने करके थोड़ा कंट्रीब्यूट करके घोड़े किए इकट्ठे. तो उस वक्त से फिर ओनर भी बन गए.
But ये आपको पहले ऐसा घोड़ों का शौक रहा हो या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था? तांगे का शौक था, बस उसमें बैठ के सैर करते थे। That was as far as you could get. ये रेसिंग के मतलब जो खेलना होता है उसके अलावा घोड़ों वगैरह में कितना इंटरेस्ट है? नहीं, जगुदा पेडिग्रीज भी अभी काफ़ी कुछ अच्छी तरह से जानते हैं और ही टेक्स अ कीन इंटरेस्ट। वो हमारी वो प्रोस्पेक्टस आती है तो किस घोड़ी को कहाँ एंटर किया जाए और काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है जगुदा का। शाम को या सुबह वहाँ स्टेबल आते हैं, वहाँ आकर स्टेबल में माहौल बहुत ही अलग किस्म का, वेरी नाइस प्लेस टू सिट डाउन। तो वहाँ जगुदा बैठते हैं, करते हैं, अपने घोड़े वॉच करते हैं। ही टेक्स अ कीन इंटरेस्ट, ही लव्स हिज हॉर्सेस। थोड़ा ब्रेक रहता है ना रूटीन से, अलग सा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर, तो ही काफ़ी कुछ इंटरेस्ट लेते हैं इनके घोड़ों में। जगजीत साहब ने कहा कि थोड़ा ब्रेक होता है ना रूटीन से, मैं इनका बड़ा फैन हूँ। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं ना, बहुत मजे का रूटीन चल रहा है, लौट के आएंगे ब्रेक। जीना इसी का नाम है। मुलाकात जारी है जगजीत सिंह साहब से। जगजीत सिंह साहब का वो पहलू तो हम देख ही चुके जो मगन साहब जिसका डिस्क्रिप्शन दे चुके थे, और एक आपका इंटरेक्शन है जो आप ऑडियंस से करते रहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अभी कई जगह देखिए, हाँ अभी इंटरेक्शन की बात आएगी। शुरू में जब हम आए थे इस लाइन में तो उस वक्त कई जगह हुटिंग भी हो जाती थी, नहीं पसंद आ रही। कोई गज़ल हमने क्लासिकल स्टाइल में शुरू कर दी तो जनता को नहीं पसंद आई, तो यंग क्राउड हुट करने लगा। तो वहाँ पे वो सडनली आपको चेंज करना पड़ता है। कोई फास्ट सॉन्ग आई है या कोई पंजाबी सॉन्ग आपने शुरू कर दिया तो उठ के नाचने लगे ताले। अगर वो भी नहीं चला, उसके बाद जोक सुनाना शुरू कर दिया। मतलब ये है कि व्हेन आर यू ऑन स्टेज यू हैव टू विन द ऑडियंस बाय हुक्स और क्रूज। सामने से लेके आखिर तक वो आदमी खुश जाना चाहिए कि यार हाँ आज मज़ा आ गया, चाहे उसको जोक में मज़ा आया या पंजाबी गाने में आया, गज़ल में आया, भजन में आया, क्लासिकल में आया। ये सब मसाले आपकी जेब में होने चाहिए स्टेज पे जब आप आते हैं। सिर्फ आप अपना ही करते रहेंगे तो आधे पता लगेगा, जब आप आँख खोली तो होली नहीं है। एक साहब हैं जो आपकी चूरन बहुत खूबी से जो है हर तरह तकसीम करते हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। बादल चौधरी साहब प्लीज तशरीफ लाएं। अरे बादल दा, बादल, आपकी और जगजीत साहब की जान पहचान कब से है? बस ये तो मैं कहने से तो बहुत दिन हो गया, 22-25 साल हो गया जी। लेकिन इसे जगजीत भाई के गाने का तो सारा दुनिया माना हुआ है, बहुत बड़ा कलाकार है। लेकिन मेरा ख्याल से ही इज़ अ बेटर ह्यूमन बीइंग, इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। तो मैं छोटा सा अभी हाल में हुआ एक किस्सा बताता हूँ आपको। जी ज़रूर ज़रूर। 9th को मेरा एक शो था कलकत्ता में, बहुत बड़ा शो था। तो 3 दिन पहले हाउसफुल हो गया। तो मैंने जगजीत भाई को बोला कि जगजीत भाई आप एक दिन पहले आ जाइए ताकि वी विल सेलिब्रेट इट। तो 8 तारीख को एयरपोर्ट से मेरे को टेलीफोन किया एट अबाउट 4 o'clock। बोले यार बैड न्यूज़ है, माता जी का देहांत हो गया। जगजीत साहब, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उनको क्या तसल्ली दूँ। उल्टा जगजीत भाई मेरे को कहने लगा मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, फ्लाइट चेंज करके दिल्ली जा रहा हूँ और तू घबराना नहीं, मैं पहुँचूँगा कल तुम्हारा प्रोग्राम में। देन ही फ्रॉम बार्निंगहाट he straight went to the airport, availed the flight 5:30, 7:30 कलकत्ता में आया, एयरपोर्ट से डायरेक्ट स्टेज में, उधर ही चेंज कर लिया ड्रेसेस स्टेज। तो जब हमने सारे 4-5 हज़ार पब्लिक था, जब हमने बताया है that the person sitting on the stage, the great Jagdish Singh, he is here straight from the Barninghat। बोले क्या हुआ? सब 4-5 हज़ार आदमी। मैं बोला उनका माता जी का सत्कार करके अभी आ रहे हैं। Everybody, all the 5,000 people are in tears। एक और साहब हैं जो जगजीत साहब से इसी तरह जुड़े हुए हैं, और एक कॉमन ट्रेंड है जो जगजीत साहब के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो जगजीत साहब के बहुत मोहब्बत करने वाले सर्कल में से भी हैं। मैं उनको बुलाता हूँ, पूछता हूँ कि इसका राज क्या है। पंकज साहब प्लीज तशरीफ लाइए।
पंकज कुरेशिया साहब जो हैं जगजीत साहब के दोस्त भी हैं और जगजीत साहब के शोज ऑर्गेनाइज करने का भी इनको काफ़ी तजुर्बा है। मैं बैक स्टेज का आदमी हूँ। जगजीत जी की जब शोज करता था तो मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि ही इज़ एन आइकॉन, ही लाइक मडोना एंड माइकल जैक्सन और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर फॉर अस। इनके शो में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पोजीशन लाइक दैट। और जितने भी हम शोज करते हैं उसको उतना बड़ा करके करते हैं कि इज़ अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर। खिंचाई करने में एक्सपर्ट हैं, कभी कोई मौका नहीं छोड़ते कि आपको खिंचाई करने में पीछे रह जाएं। इनके शो के दौरान जो है हाँ, ये जो इनके जोक्स हैं ना, बिल्कुल हुजूर का इस्तेमाल अच्छे पढ़े लिखे लोग करते हैं और जनाब का इस्तेमाल पुलिस वाले करते हैं। बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ से हुजूर हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता। बातें हो रही हैं आज के बहुत ख़ास मेहमान जगजीत सिंह साहब से। जगजीत साहब, जो आपने वैसे ऑफ द स्क्रीन परफॉर्मेंसेस किए हैं गज़ल सिंगिंग के, और उसके अलावा आपका एक बहुत कामयाब करियर रहा है एज अ फिल्म बैकग्राउंड प्लेबैक सिंगर्स। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपके साथ ही तो हुई थी। ये जानबूझ के मैंने पूछा था। फिर तुमको देखा ये ख्याल आया तो ये ख्याल आया। लिपसिंग करिए। जी 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 मुझे जूते खाने क्या नहीं सर, उसके लिए दीप्ति नवल को बुलाना। आप उधर देखिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुमका नास आया। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जगजीत साहब के की मुलाकात का रंग जो है एक और भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग रंग है, और जिसके बारे में जगजीत साहब जिक्र नहीं करते, हमारा फ़र्ज़ है कि हम करें। उस रंग को जो है अनरेवल करने के लिए, उस रंग को नुमाया करने के लिए पहले मैं कुलदीप देसाई साहब को बुलाता हूँ। कुलदीप साहब तशरीफ लाइए। एक बहुत ही छोटी बात है, ये ज़रूर शायद बाद में मुझे गुस्सा करेंगे, मगर मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा आप सब लोगों से जी। कि एक ऐसा मौका हुआ कि कोई एक आदमी जगजी से मिलने आया, तो जगजी ने बिठा दिया, बोले हाँ बोलिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है सर कि मेरी लड़की की शादी है। अच्छा, तो लड़की की शादी से मेरा शो का क्या ताल्लुकात है? बोले कि ऐसा है कि सर आप, मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके सारे शोज सोल्ड आउट होते हैं, तो उसमें से कुछ मैं थोड़ा बहुत जुटा पाऊँगा। तो जगी ने कहा कि यार ये तो बहुत डाइसी मामला है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है कभी, मगर उन्होंने उनको धरपत दिलाई कि यार ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारी ज़रूरियत क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा XYZ अमाउंट मेरा है और आई एम श्योर कि मैं निकाल पाऊँगा। तो उन्होंने मेरा नाम दिया, बोले तो एक काम करो, कुलदीप है वहाँ पे, वो आपको सारी रिक्वायरमेंट बता देगा। जगजी ने मुझे दूसरे दिन आया, मतलब शाम को जब जगी ने मुझे बताया कि कुलदीप एक काम करना, एक पैकेट अच्छे से सजा के उसके हाथ में थमा देना। हफ्ते भर के बाद में वो अपनी बेटी को लेके आया और वो बेटी ने जगजी के पाँव छे, एंड दैट वाज, वो इतना टची था कि मुझे अपने आप पे ऊपर इतना नाज हुआ कि कम से कम ऐसे काम मेरे हाथ से होते हैं उनके साथ में। आप तशरीफ रखें। मैं एक और शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो जगजीत साहब से भी वाकिफ़ हैं और उनके इस किस्म के कारनामों से भी वाकिफ़ हैं। प्लीज़ आप तशरीफ लाएं। बहरहाल विपुला जी से सब लोग वाकिफ़ हैं,
और इनके काम से भी वाकिफ़ हैं। जगजीत जी से आपका ताल्लुक़ कैसा रहा है और कब का? I feel very nostalgic. I don't know जगजीत whether you remember, आपको याद है कि नहीं? मैं पहली दफ़ा आपको मिली थी 1970 में। आप हमारे घर आए थे, हमारी कज़न की शादी थी, पुष्पा जी के साथ आए थे, पुष्पा हंस, और वो गाने आई थी शादी में। एंड देयर पुष्पा जी के बाद उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू to a young artist who's come here with his girlfriend. So we were all very happy कि ये कौन है young artist with his girlfriend. तो हम बैठ गए सब नीचे, you know how we Punjabis sing together. ढोलकी भी हो रही थी, लेडी संगीत नहीं होता, लेडी संगीत था, उसमें क्या आ गया याद? Okay. और इनका एक मुझे पंजाबी गाना याद है, कौन सा? छड़ियां दी, छड़ियां दी जून बुरी, that's right. दिन टिक टक दिन And my Dadi ji was there. After she heard him, Holiditi, she comes to me and tell me, "Oh, buddhi nu kya chup kar, onu gaan de." Yeah, she said that. And Chitra ji was there, very shyly sitting there, very coyly, आपके पास, and we asked you, ये कौन है, ये कौन? तो आप चुप, ये हमारी शागिर्द है. She's come from Calcutta. और ये मेरी शागिर्द है. That's what you said, yeah. ये डेजिग्नेशन भी था आपका? देख लो, नहीं शागिर्द तो मैं आज तक हूँ, आज तक है, लेकिन उन्होंने ऐसा मान लिया, ये विश्वास नहीं होता। एम्बेसडर है हमारे सेव द चिल्ड्रन इंडिया के. एक इंसिडेंट है when चित्रा जी came after a very long time to listen to him at नेहरू सेंटर, याद है? बड़े सालों के बाद बहुत अच्छी दोस्ती हो गई हमारी इनसे, तो हमने इनसे कहा you must come out now, it's high time you come out. And after years when she came out and she told me कि Vipra, you sit with me, don't move away. And we made her sit right in front of him, stage तो थी यहाँ बैठी. And I'll never forget that moment. She was sitting there, eyes closed, with tears rolling down her eyes and just listening to Jagjeet. It was so beautiful a moment, I'll never forget that. शुक्रिया. आप तहतुल लफ्ज़ करेंगे या तरन्नुम में करेंगे? नहीं, तरह शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार. गज़ल लफ्ज़ का आम तौर से ये मतलब समझाया जाता है, ये डेफिनेशन दिया जाता है कि सरगोशी के अंदाज में चुपके चुपके अपने महबूब से, अपने प्रेमी से प्यार की बात करना, मोहब्बत की बात करना. अगर उस बात को करने वाले की आवाज़ जगजीत सिंह जैसी हो तो फिर जाहिर है कि कानों में शहद और रूह में ताज़गी फैलेगी. जगजीत सिंह साहब से मुलाकात हुई, जी भर के खुश हुए. अगले हफ्ते फिर ऐसी ही किसी शख्सियत से मुलाकात. तब तक के लिए आदाब.